देखो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे भी है कोऑर्डिनेशन जो मैंने ऐड किया। ये फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप है ये जो हमने ऐड किया है यहाँ तक 20 तक, ठीक है। यहाँ तक फिर मैंने ये प्रीवियस ईयर ऐड करे थे और अब मैंने यहाँ से ऐड किया। देखो एक तो हमने ऐड किया है ये, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है अदिति, त्रिशा, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ऐड किया ये ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर मेटल्स एंड सॉलिड स्टेट मटेरियल्स में कुछ हम मेटल्स मेटलर्जी का कुछ देखेंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा सेमीकंडक्टर वगैरह का भी देखेंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेन ग्रुप में आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मेन ग्रुप में यहाँ पे भी देखो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने फर्स्ट लेयर में हमने देखा, फर्स्ट लेयर में सारी चीजें यार जितनी, क्योंकि बहुत ही कम कम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले की इतना तो याद कर लो यार। फिर उसके बाद क्या करो, अब यहाँ पे देखो ग्रुप 1A से लेके, ठीक है, हाइड्रोजन अलग से है, फिर एल्कली मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स ग्रुप 3A की एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 4A में, ठीक है। ये यहाँ तक तो सिलिकॉन तक तो बेसिकली हम लोग क्लास 11 में कराते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन और नोबल गैसेस जो हैं वो हम क्लास 12 में कराते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर से ऐड हो गया। तो ऐसा करते हैं पहले तो यहाँ वाले यार एक बार ना इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं या चलो ऐसा करते हैं, यहाँ से देखते हैं और फिर उस पे आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा कि देखो ये सारा का सारा जो भी हाइब्रिडाइजेशन का काम है, राइट, वो क्या है, एक एसेंशियली एक जुगाड़ मेथड है, ठीक है। आप जहाँ पे चीजें फिट करते हो, ठीक है। ये हमने तब भी देखा था जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, क्योंकि पहले हमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी थी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, फिर हम ऑर्बिटल्स की टर्म्स में जब हमें एक्सप्लेन करनी पड़ी, फिर हमने कहा कि यार CH4 के ऐसे बॉन्ड तो इक्वल बनेंगे नहीं, फिर हमने 4 अनपेयर्ड बनाए एक को एक्साइट करा के, फिर उसके बाद हमने कहा कि यार 4 अब बॉन्ड तो बन गए, लेकिन अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो सारे इक्वल इन एनर्जी में नहीं है। तो हमने कहा यार हाइब्रिड कर दो ऑर्बिटल्स को, सब इक्वल इन एनर्जी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें, राइट, दीज आर मॉडल्स which help us to predict the things, right? They are not the truth, ठीक है। ऑर्बिटल इज जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल्स नेचर में एग्जिस्ट कर, नेचर को नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनको कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो यार। तो अपना, तुम अपना गेम खेल रहे हो, राइट। और तुम अभी ये कर रहे हो कि तुम्हारे साथ चीजें ये हैं कि हमारे पास उन मॉडल्स की मदद से हम लोग एक अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं और चीजों को मतलब कई जगह पे प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं। सो दीज मॉडल्स आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो भी मॉडल्स हैं उन मॉडल से फिर हम शुरू में तो हम वही मॉडल यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमें लगता है कि नहीं यार इन मॉडल से बात नहीं बन रही है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा VSEPR थ्योरी के बाद आप क्लास 11 में हम लोग देखते हैं कि पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, पहले तो लुईस स्ट्रक्चर ही बनाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार कुछ ऐसा भी करेंगे 3 डायमेंशन में आए, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल आता है, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन और इन सब चीजों में एक्सप्लेन करती है। फिर उसके बाद O2 के केस में ये होता है कि यार नॉर्मल से तो एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा है उसका पैरामैग्नेटिज्म, फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेके आते हैं। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाती है हम उस चीज को एडवांस करते जा रहे हैं, राइट। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है यार, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही है नॉर्मल चीजों की वजह से, ठीक है। तो वैसे ही अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम यही देखते हैं कि ठीक है भाई पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्वॉल्व करना स्टार्ट करा, तो उसके बेसिस पे हम चीजों को फिट करते रहे कि हाँ देखो ये ऐसे हो रहा है, अच्छा हाँ तो ऐसे हुआ होगा, फिर अगर ऐसे हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए। फिर अल्टीमेटली हम लोग चले जाते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे हम लोग चले जाते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई स्प्लिटिंग अकर कर रही है ऑर्बिटल्स की और डी ऑर्बिटल्स की, जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करते हैं उसे, और फिर हम उसके बेसिस पे चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये है कहानी, पहले तो आपको ये मोटा मोटा ये समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पे करते क्या है, ठीक है। हम लोग यही कर रहे हैं। जैसे पी ब्लॉक में जब भी हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो मैंने कहा देखो यार पूरा पी ब्लॉक जो है वो आपको जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे VSEPR मॉडल से एकदम बन जाते हैं। तो हमारे क्या है, हमारी यूटिलिटी वहां पे तो VSEPR मॉडल की यूटिलिटी बहुत अच्छी है वहां पे,
ठीक है। तो वहां पे हमारे बात बन जाती है VSCPR मॉडल से। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शुरू शुरू में हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर आगे देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो they occupy the central part of the periodic table, right? Transition elements between S block, that is 1A 2A, और उसके बाद जो P block शुरू हो जाते हैं 3A से 8A on the right, right? तो ये यहाँ पे है ट्रांजिशन मेटल्स, राइट? तो ये जो रेड में सारे हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और फिर ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो जिन्हें हम F ब्लॉक बोलते हैं, राइट? तो देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ 56 के बाद ये 57 है, राइट? तो 88 के बाद से ये 89 है, ठीक है? ऐसे करके चीज चल रही है, ठीक है? सो फिर से, बिकॉज the d subshells are being filled in this region of the periodic table, the transition metals are also called as d block elements, ठीक है भाई? each d subshell consists of 5 orbitals and can accommodate 10 electrons. So each transition series consists of 10 elements. पहली जो series है, that goes from scandium through zinc and includes many familiar metals such as chromium, iron, copper. Second series runs through yttrium to cadmium, and the third series learn from lutetium to mercury. In addition, there is a fourth transition series made up of unstable radioactive elements, lawrencium से लेकर कॉपरनेशियम तक। तो ये है भाई यहाँ तक कहानी। तो ठीक है भाई, यहाँ से आप देख सकते हो, राइट, कि क्या हो रहा है। और मैंने कहा है कि यार हमें ना पीरियोडिक टेबल, राइट, पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो आप ये देख लो कि आप कैसे याद रखोगे इसे, ठीक है? राइट, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप ही को याद रखना है भाई, कैसे याद करोगे, है ना? देख लेना भाई, मतलब ग्रुप वाइज आपको याद करने की थोड़ी जरूरत है, ठीक है? और हाँ, मतलब यहाँ पे तो आई थिंक इनसे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। जैसे यहाँ पे लू नहीं आता है, वहां पे ला आता है, ठीक है? भाई मैंने देखो ऐसे याद किए, ओहो, मैंने ऐसे याद किए थे, यहाँ पे यार थोड़ा गड़बड़ हो गया है इनका पीरियोडिक टेबल ही, एनीवेज। तो हमने ऐसे याद किए थे, जैसे ये है, पहले में स्काइला, LA था यहाँ पे, ठीक है? फिर टिजरफ, ये विनिप्टा, रोमाओ, MNTCRE, फेरूस, कोरेर, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये तो ऐसे कर लिया था ये। फिर एक कॉइनेज में एलिमेंट है, फिर जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है? तो यहाँ पे LA है एक्चुअली में ये। तो आप देख लेना आप कैसे करके इसे याद करोगे, एनीवेज। सो उसके बाद हमारे पास है tucked in into the periodic table between barium and lutetium are lanthanides, right? तो हमारे पास ये है। फिर उसके बाद F ब्लॉक भी हम लोग पढ़ते ही हैं यहाँ पे, ठीक है? तो lanthanides and actinides, they are called F block elements or inner transition elements, ठीक है भाई? Transition metals iron and copper have been known since antiquity and have played important role in civilization, ठीक है भाई, है ना? सारे जितने भी टूल्स बनते थे, राइट, एंड मतलब कॉइन्स, राइट? सो एवरीथिंग वाज रिगार्डिंग दिस, ठीक है? गोल्ड हो गया, इसमें गोल्ड अभी नहीं है। सो आयरन द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है? तो सब कुछ यही चल रहा है यहाँ तक। फिर उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए फिर से आयरन इज प्रेजेंट इन बायोमोलिक्यूल्स सच एज हीमोग्लोबिन व्हिच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोबाल्ट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, ठीक है? तो देखो ये सब भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल, ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होएगा, विटामिन B12 में कौन सा
एलिमेंट है, ठीक है, तो आप बता दोगे कोबाल्ट है, ठीक है। निकल, कॉपर, जिंक आर वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनी एंजाइम्स, ठीक है। तो ये है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वी विल लुक एट द प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, ठीक है। और इसमें हम ज्यादा देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होएगा, एक सेंट्रल एटम होएगा और ग्रुप ऑफ लिगेंड्स होंगे, ठीक है, जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस, बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। देखो जब भी मैंने बॉन्डिंग पढ़ाई है तो मैंने हमेशा बोला कि हाँ, यहाँ पे हम कभी भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्ड मैं यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी चीजों को इस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पिक्चर है, एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और लिगेंड आता है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली लिगेंड लेके। यहाँ के लिए भी मैं जब ये इसको दे देता है, जब भी बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, ऐसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही दिखा सकते हैं विद अप्रोप्रिएट फॉर्मल चार्जेस, जो भी इस पे आएगा एक कम हो जाएगा, इसके n प्लस है तो एक यूनिट कम हो जाएगी उसकी चार्ज की, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसमें इंड्यूस हो जाएगा, टोटल नेट चार्ज सेम ही रहेगा, ठीक है। n-1 पॉजिटिव हो गया, इसको मैं n-1 पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो मेन चीज है कि जब एक बार बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि हम लोगों को पता है, तो इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट टर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आना चाहिए, ये रहे भाई, कोई डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम में स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं 3d1 4s2, ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं, जिंक तक जाते हैं 3d10 4s2 तक, ठीक है। तो it is convenient to list the valence electrons in order of principal quantum number rather than in order of orbital filling, because the 4s electrons are lost first in forming ions। तो ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो फिल जो है वो तो फर्स्ट 4s होंगे, बट हम जब यहाँ पे इन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम 4 को बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। फिलिंग के टाइम पे 4s को पहले फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट को हम बाद में लिख रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट पहले लूज होते हैं, पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या है, ठीक है। ध्यान रखना है कि n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना, इन्वॉल्व एंड आर कंसिडर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और नॉर्मली हमारे पास क्या होता था, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ये होता था, for main group elements, valence electrons are generally considered to be those in the outermost shell because they are the ones that are involved in chemical bonding। मतलब उनके लिए n सेम होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम इन दोनों को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं, ठीक है भाई। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक सबको एक एक नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और तो यही है हुंड्स रूल। दो एक्सेप्शन हैं, बार बार ही मैंने बताया है, ये हर बार ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं लोग, ठीक है, इस चीज को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्रोमियम और कॉपर को, क्रोमियम इज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d4 4s2, बट एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होके ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। सिमिलरली 3d9 4s2 ना होके 3d10 4s1। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, ठीक है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, जैसे 3d5 4s1 हो गया, इसमें फुली हाफ फिल्ड हो गए। 3d10 4s1 में देख रहे हो डी वाला फुली फिल हो गया और वो हाफ फिल्ड हो गया, तो दे गेट मोर एक्सचेंज एनर्जी, एक्चुअली इट इज explained in terms of something which we call exchange energy, ठीक है। तो ये है यहाँ तक। Next, when a neutral atom loses one or more electrons, the remaining electrons are less shielded and the effective nuclear charge Z effective increases, right? क्योंकि अब क्या हो गया है, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद का क्या मतलब हो गया कि अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है।
राइट, ठीक है। जैसे आप इसे ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज इज द मनी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द पीपल हु आर कंपीटिंग फॉर दैट मनी, और जैसे ही लोग कम हो गए तो पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो आप इसे ऐसे करके विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब उन दे आर एबल टू एक्सपीरियंस ग्रेटर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं जो कि which were competing for the same positive charge, right? So consequently, the remaining electrons are more strongly attracted to the nucleus, and their orbital energy decrease. ठीक है, ठीक है भाई, अट्रैक्शन हो गई है तो ऑब्वियसली फिर एनर्जीज कम हो जाएंगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है। It turns out that the valence d orbitals experience a steeper drop in energy with increasing z effective than does the valence s orbital, making the d orbitals in cations lower in energy than the s orbitals. ये हो रहा है गेम यहाँ पे, ठीक है, कि वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं ड्यू टू देयर शेप, ठीक है, जैसी उनकी शेप है, दे एक्सपीरियंस अ स्टीपर ड्रॉप इन एनर्जी, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द एस ऑर्बिटल्स। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जो डी ऑर्बिटल हैं कैटायंस में, दे आर लोअर इन एनर्जी देन द एस ऑर्बिटल्स। Lower energy configurations are more stable, therefore the valence s orbital is vacant and all the valence electrons occupy the d orbitals in transition metal cations, ठीक है। अब फिर से इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसको थोड़ा एक अलग इससे कर देता हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम s orbitals before they are lost from d orbitals, ठीक है, in the formation of cations from neutral transition मेटल आयन। जैसे आयरन है, आयरन को अगर 2+ और 3+ कैटायन बनाना है तो सबसे पहले आयरन 2+ है तो यहाँ से 4s से लूज करेगा, ठीक है, तो ये आयरन 2+ बन गया। आयरन 3+ बनाना है तो अब फिर उसके बाद यहाँ से लूज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, ये है यहाँ तक, ठीक है भाई। तो ओके, फिर से इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स anions the metal atom usually has a positive oxidation state, ठीक है भाई। It therefore has a partial positive charge and a higher Z effective than that of the neutral atom, ठीक है। ये तो हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, ठीक है, कि अगर मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया एज कंपेयर टू न्यूट्रल से, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, वही जो मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। सो वही जो लोग कम हो गए हैं, है ना, मनी उतना ही है तो बढ़ गया है बेसिकली। एज अ रिजल्ट द वैलेंस डी ऑर्बिटल्स आर अगेन लोअर इन एनर्जी देन द वैलेंस एस ऑर्बिटल, राइट। सो फिर से वही हुआ है, वैलेंस डी ऑर्बिटल्स आर अगेन लोअर एनर्जी देन द वैलेंस एस ऑर्बिटल बिकॉज देयर इज अ स्टीपर फॉल फॉर द डी ऑर्बिटल्स एंड सो ऑल द मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द डी ऑर्बिटल्स। फिर से metal atom in both VCl4 and MnO4 2-, for example, has the electronic configuration 3d1 rather than 4s1, ठीक है। तो एक चीज ये है ध्यान में रखने वाली, electronic configurations and other properties for atoms and common ions for first, they are summarized like this। देखो बच्चों, मैंने बार बार ही बोला हुआ है इस टेबल से हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो अगर ये है M, ठीक है, तो स्कैंडियम के लिए M2+ नहीं है, M3+ है, तो 3d0 है, ठीक है। टाइटेनियम 3d2 4s2 M2+, वही जो हमने बोला है कि S से पहले लूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट को अगर आप देखोगे, राइट, तो मेल्टिंग पॉइंट का भी एक ऑर्डर क्या चल रहा है यहाँ से, 1541, फिर 16, फिर 19, फिर उसके बाद देखो यहाँ क्रोमियम के बाद से फिर से यहाँ से गिरना शुरू हो गया, यहाँ से गिरा फिर इंक्रीज हुआ, सो द दिस पैटर्न इज अगेन रिलेटिवली इरेगुलर। बॉइलिंग पॉइंट देखें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज अगेन इरेगुलर पैटर्न, राइट। डेंसिटी अगेन बिकॉज राइट दीज आर नॉट सिंपल थिंग्स, राइट, अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज, उनके
जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्रोमियम है, राइट? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एकदम देयर इज अ सडन डिपार्ट दैट कम्स, राइट? सो वी कैन आल्सो सी दैट द बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था, इट इज देयर इज अ शार्प ड्रॉप हियर, राइट? बॉइलिंग पॉइंट में भी, एंड सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट में भी उसने जो ऑर्डर है उसको ब्रेक कर दिया, राइट? क्रोमियम तक इंक्रीज हुआ, फिर से बढ़ा। तो अब आप देखोगे, इसका प्लॉट देखोगे थोड़ी देर में, ठीक है, कि कैसे करके प्लॉट बनता है। आयनाइजेशन एनर्जीज है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें देखनी है कि फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या हुआ, सेकंड आयनाइजेशन में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम लोग देखेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी स्टिल फॉलो द अ नाइस पैटर्न, राइट? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में कम एनर्जी लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, सेकंड में बढ़ रही है, फिर थर्ड में, ठीक है, ठीक से हो रहा है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप दिस एवरीथिंग दिस सब जगह एक ठीक नाइस पैटर्न जो है इट इज फॉलोड। और अगर आयनाइजेशन एनर्जीज को आप ऐसे करके देखेंगे तो अगेन वी डू नॉट हैव अ रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। 633 है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है, यहाँ पे, फिर उसके बाद, ठीक है, 659 से 51 डिक्रीज हो गई है, 53 फिर इंक्रीज हुई है, फिर यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हो गई है, फिर डिक्रीज हो गई है, फिर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये है। बट जो डाउन, मतलब अगर एक सिंगल एलिमेंट के लिए ही बात करेंगे, तो सिंगल एलिमेंट में फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन जो है दैट इज फेयरली रेगुलर, राइट? ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर से वही है, सबसे पहले आप ये करें फटाक से, निकल, क्रोमियम 3+ और आयरन, ठीक है। मेटल का सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, चलो भाई। तो मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सिर्फ मेटल की, है ना? मतलब याद होना चाहिए बेसिकली आपको, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद मैंने डाउन वाला बता ही दिया, स्काइला, है ना, टिजेराफ, जिरकोनियम, हॉफमैनियम, ठीक है, विनिप्टा, ऐसे करके याद होना चाहिए। लिख लिया? जल्दी जल्दी भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है। अदिति, हुआ? त्रिशा, के, हेलो? 1 minute sir. ओके ओके ओके, मुझे लगा भैया आवाज ही नहीं आ रही। ये देखो, नेटिव कॉपर, देखो, निकल Z = 28, देखो, 3D8 4s2। क्रोमियम, इसका तो भैया याद होना चाहिए, 3D5 4s1 लिखो और क्रोमियम 3+ का बना लो तुरंत। आयरन है, पहले आयरन का लिखो, ठीक है, 3D6
4s2। फिर आयरन 6 प्लस का क्या मतलब हुआ? उसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो दो पहले एस से उड़ाओ और फिर डी से 4 उड़ा दो। देखो ये ऐसे आया है। क्लियर हुआ बच्चों सबको? त्रिशा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। 20.1 करें। शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखो, देख के हैं, कितने सुंदर है ये है। यस सर। कार्मेन, लूसिया, रूबी है। त्रिशा, अदिति, देखो कितना सुंदर है ये, नहीं? यस सर। और इसका कलर यस किस सर। वजह से है? ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 3 प्लस आयंस, ठीक है, इस वजह से है। वाह भाई, अति सुंदर। हाँ ठीक है भाई, ये करें बच्चों अब। मैंने डाउन द ग्रुप, मतलब आईआईटी के टाइम पे मेरे को वैसे ही याद था बस यही वाला, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर हम लोग जब आईआईटी में जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी तो तब हमने डाउन द ग्रुप ये सब याद करना स्टार्ट किया, ये सब स्काइला और विनप्टा, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, टिजरफ है ना। और ये भी क्या हुआ, हम लोग एक एग्जाम दे रहे थे और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद नहीं थी, मतलब मेरे को लगा या तो गिवन रहेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर्स याद नहीं थे। और हम लोग का 406 करके मतलब एक क्लासरूम है बेसिकली, ठीक है, तो वहां पे हम लोग का एग्जाम हो रहा था और पीछे पीरियोडिक टेबल लगा हुआ था, तो वहां से मैंने देख देख के सारा कर दिया। और फिर बाद में पता चला कि वो पीरियोडिक टेबल ही गलत है। सोच रहे हो, आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीरियोडिक टेबल ही गलत लगा हुआ है। और मतलब क्या था वो, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब नियर अबाउट जीरो है, बट दैट इवेंट अकर्ड, राइट? मतलब गड़बड़ हो गया उसी चक्कर में, पीरियोडिक टेबल ही गलत बना हुआ था। मतलब मैं तो शॉक में ही रहा बहुत टाइम तक। यार ऐसा क्या है यार, ये क्या हो सकता है? पीरियोडिक टेबल, अब वो भी, चलो सिविल इंजीनियर के डिपार्टमेंट में अगर पीरियोडिक टेबल उनका गलत लगा होता कुछ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में गलत लगा हुआ है ना, किसी ने नोटिस नहीं किया, मतलब है ना वो मेरे ही, मेरे जैसे आदमी ने जिसको याद नहीं था उसने सोचा चलो पीरियोडिक टेबल तो है ही। वही गलत निकला। So yeah, sometimes shit happens, क्या कर सकते हैं। डन सर। ओके, एक सेकेंड है, मैं इसके भी ना आपको सॉल्यूशंस भेज देता हूँ पहले। बाकी लोग भी करो भी जल्दी से। तो सोच रहे हो है ना कितनी कम प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन जब आपके साथ दुर्घटना घटनी होती है तो कैसे भी घट जाती है।
मतलब इनऑर्गेनिक का ही वो था बेसिकली, हायर लेवल कोर्स था वो एक। देखो बच्चों, मैं ना इसके आपको सारे सॉल्यूशंस भेज रहा हूँ, ठीक है? आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? बार बार ही मैंने बोला हो यार, देखो हमारे पास और कोई कुछ तो है नहीं, हम ऐसे घर वालों को तो ये बोल नहीं सकते कि यार हमें नहीं पढ़ना और हमारा हिस्सा दे दो हमें, ठीक है? तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो अब यही बच गया कि भैया पढ़ लो और, है ना, चले जाओ, ठीक है? अपने काम करो। तो अगर जब पढ़ना ही पड़ रहा है तो फिर ठीक से ही पढ़ो, मतलब है ना, यही है बेसिकली। और कोई मैसेज नहीं है मेरे मेरे पास आपके लिए, ठीक है? मुझे यार, मुझे ये था कि अपने टाइम पे मेरे को तो एक, मतलब मेरे को एक अच्छे कॉलेज में जाना था, बेसिकली मेरा यही था। मेरा कभी भी ये एम नहीं था कि मेरे को पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ बच्चों में ना ये, एक से सारे में सेपरेट कर रहा हूँ। देखो भाई, ग्रुप पे आ गए हैं आप लोगों के, ठीक है? और चेक कर लें आप, ठीक है? स्टार्ट करो, चेक करो। चलो भाई, ये भी हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। सही।
हो गया, सबने किया? sir. त्रिशा, के Yes, sir. Yes, sir. है ना? +4 बच्चे बता दिया करो मेरे को, ये +4 में है राइट, यहाँ पे +2 में है। ओके, तो ये 3D9 हो जाएगा, लास्ट वाला डी वाला, राइट अदिति? Yes, sir. ओके ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेना भाई, सीधे सीधे हैं प्रॉपर्टीज। मेटल्स हैं तो मैलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पूछा जाता है। सिल्वर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या है? विद अ कॉपर अ क्लोज सेकंड, इसलिए जो वायर्स बनते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, राइट। ट्रांजिशन मेटल्स आर harder, have higher melting and boiling points, and are denser than the group 1A and 2A metals, largely because of the sharing of D as well as S electrons result in strong bonding. फिर से वही है जो हमने मेल्टिंग पॉइंट में हमने ऑर्डर जो था वो देखा, क्या था? पहले तो इंक्रीज करता है स्कैंडियम यहाँ तक, मैक्सिमम तक, राइट, वैनेडियम के लिए जाता है, एंड देन फिर उसके बाद डिक्रीज टू 420 डिग्री सेल्सियस। फिर सिमिलर maximum in melting point, but at group 6b rather than 5b, right? सेम चीज चल रही है यहाँ पे फॉर मोलिब्डेनम, और ये टंगस्टन के लिए, ठीक है। और टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो यही सब क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि किसका है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। मेल्टिंग पॉइंट increase as the number of unpaired d electrons available for bonding increases, and then decrease as the d electrons pair up, ठीक है भाई। एक तो ये है, तो ये रहा भाई, ये है जिसकी मैं बात कर रहा था। और एक जिगजैग, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक्स वाई स्कैटर प्लॉट में भी बना होगा आपको, हम एनसीईआरटी में देखेंगे फिर से, ठीक है। बट या दिस इज मच बेटर, ठीक है। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट रीच अ मैक्सिमम वैल्यू इन द मिडल ऑफ ईच सीरीज। Melting point increase as the number of unpaired d electrons available for bonding increases, and then decrease as the d electrons pair up and become less available for bonding. Okay. अगेन, ठीक है, जितना मतलब मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि आप इसमें वैसा एकदम फुल लॉजिकल नहीं, वी आर ट्राइंग टू गिव एज मच एज एक्सप्लेनेशन एज पॉसिबल, राइट। वैसे जैसे पेयरिंग अब स्टार्ट हो गई तो फिर से हम गिरना स्टार्ट हो गए। एक्चुअली में क्रोमियम के लिए देखो यहाँ पे मैक्सिमम होने चाहिए था, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे क्रोमियम के लिए अगर करना चाहिए था, पर क्रोमियम से शिफ्टेड है वो, वेनेडियम से स्टार्ट हो गया, ठीक है। वेनेडियम पे मैक्सिमा कर गया फर्स्ट वाले का। एक्चुअली में देखोगे तो क्रोमियम में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो लॉजिक हम बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वायलेट हो रहा है, बट ठीक है, राइट। दिस इज एज क्लोज एज वी गेट टू अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि melting points are minimum for zinc, cadmium and mercury in which all the electrons are paired। तो यहाँ पे melting points जो हैं एकदम कम हो गए, ठीक है। और मर्करी का इतना कम हो गया कि मर्करी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर से हम अलग से देखेंगे फिर से और डिटेल में, ठीक है, बॉन्डिंग का। एटॉमिक रेडियाई भाई, ये थोड़ा सा है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई के लिए फिर से वही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द ट्रांजिशन स्टेट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। पहले तो बहुत ही शार्प ड्रॉप है, फिर उसके बाद थोड़ा कम 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 ड्रॉप है, फिर उसके बाद, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज रेडियाई इंक्रीज अगेन। डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज एटॉमिक, अगेन वही जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो अभी कुछ देर में आएंगे ये सब रिएक्शंस वगैरह, ठीक है, ये हमें एकदम तुरंत याद रखने हैं भाई।
ठीक है, मेटल्स के, आयरन के अभी देखते हैं। अगेन फिर से वही, बिकॉज added d electrons only partially shield the added nuclear charge. As a result, the effective nuclear charge Z effective increases. जैसे जैसे Z effective ज्यादा होएगा, electrons are more strongly attracted to the nucleus and consequently, ठीक, atomic radii decrease. अब the upturn in radii toward the end of each series is probably due to more effective shielding and increasing electron repulsion as a डबल ऑक्यूपेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इज कंप्लीटेड। देखो मेन यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, वो कीवर्ड है बच्चों यहाँ पे ये प्रोबेबली। ठीक है, मतलब कि हमें नहीं पता है, ठीक है, वी आर जस्ट एडवांसिंग, राइट, हम वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वी आर ट्राइंग टू रैशनलाइज थिंग्स। ठीक है, तो ये है, मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में ये डिफरेंस है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, क्योंकि सिंस वी आर डीलिंग विद सो मेनी मेटल्स, ऑर्गेनिक में हम तो कार्बन से डील कर रहे हैं, एक ही सिंगल एलिमेंट से, तो इसलिए उसमें इतनी ज्यादा सिमेट्री है। ठीक है, नेचर ने इसलिए कार्बन को यूज करा है, जो भी अराउंड द लाइफ बनाई गई है। दिस इज एटलीस्ट दिस इज हाउ आई विजुअलाइज इट। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स भी हैं, बट दिस इज हाउ आई सी इट। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, राइट, इनसे हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें सब में ये चीजें हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप और ये सब चीजें आती जाती हैं, देयर आर सो मेनी एडिशनल फैक्टर्स टू कंसिडर दैट द प्रिडिक्टेबिलिटी गोज अवे। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो गायब होती जाती है। ठीक है, ये है गेम यहाँ पे। एनीवेज, so in contrast to the large variation in radii for main group elements, all transition metal atoms have quite similar radii, which accounts for the ability to blend together in forming alloys such as brass, mostly copper and zinc. तो ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रुप 4b ऑन आर नियरली आइडेंटिकल। ठीक है, दो वी वुड एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन साइज ऑन एडिंग एन इंटायर प्रिंसिपल quantum shell of electrons. ठीक है, the smaller than expected sizes of the third series are something which we call lanthanide contraction, the general decrease in atomic radii of the f block lanthanide between। देखो मेन चीज हम यही है कि s p d f, इसमें क्या है, s सबसे अच्छा शील्ड करेंगे, फिर p खराब शील्ड करेंगे, फिर d और खराब शील्ड करेंगे, फिर f और खराब शील्ड करेंगे। तो जब हम एक एक्स्ट्रा शेल ऐड कर रहे हैं जब f के लिए नीचे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा तरीके से मतलब रेडियस इंक्रीज होगा, पर उतना वो, राइट, द स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड साइजेस, व्हाई इट इज, बिकॉज इट इज द वेरी वेरी पोअर शील्डिंग ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की तो हमने देख ही लिया है कि इट हैज पोअर शील्डिंग, और एफ ऑर्बिटल्स हैव इवन पोअरर शील्डिंग। ठीक है, तो ये है। सो lengthenide contraction with the exception of EU and ytterbium, ठीक है, यूरोपियम एंड ytterbium, the radii generally decrease with increasing atomic number। ठीक है, ये है यहाँ पे। तो 4f सबशेल फिल z effective increases, एकदम घटता जा रहा है, तो ये है ना, again you have to remember this। Next is lanthanide contraction is due to the increase in effective nuclear charge with increasing atomic number as the 4f subshell is filled। ठीक है, बार बार ही वही है, जब भी आपको लगे कि कुछ साइज छोटा हो गया है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, यही जो है सबसे रैशनल आर्गुमेंट हम लोग देते हैं पूरे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी हम साइज को या एटॉमिक रेडियाई को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है, ये है हमारा आर्गुमेंट। By the end of the lanthanides, the size decreases due to a larger Z effective, almost exactly compensate for the expected size increase due to an added quantum shell of electrons। ठीक है, तो जब तक लैंथेनाइड खत्म होते हैं, तो Z effective की वजह से तो क्या होना चाहिए, वो साइज कम हो जाना चाहिए, और साइज इंक्रीज क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने एक क्वांटम शेल ऐड किया है, तो वो दोनों नियरली बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव अ रेडियाई वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है,
तो यहाँ पे तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, 160, 159, 146, राइट, वेरी सिमिलर। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं कि एकदम से बढ़ेगा, ठीक है वो। तो तो ऊपर में तो यहाँ से हो रहा है 134 से 150, 128 से 144, 124 से 137, यहाँ से देखो ठीक ठाक इंक्रीज है, राइट, 18 का, 13 का, 12 का, ठीक है, 11 का, 9 का, 8 का, ठीक है, ऐसे करके ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद हम फिर से जब यहाँ पे नीचे गए तो अब हमने यहाँ पे एफ में ऐड करना शुरू करा है। एफ तो एकदम ही शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एकदम जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो। तो इनके छोटे होने की टेंडेंसी बढ़ गई है यहाँ पे इस वाले में, सबसे नीचे वाले में, ठीक है, इनके छोटे होने की टेंडेंसी बढ़ गई है एकदम। और यहाँ से जब डाउन जाओगे तो बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, जेड इफेक्टिव से छोटा होना चाहिए, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आप ध्यान से देखें अब, तो इनको कंपेयर करें, ठीक है भाई, यहाँ तो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, के Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. ठीक है भाई, डाउन द ग्रुप है ना हाँ. अदिति, Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे देखो ये नियरली, हल्का फुल्का यहाँ कुछ कुछ बढ़ रहे हैं बट नियरली दे आर द सेम, राइट। तो ये है, ठीक है, ये बता रहे हैं वो। डेंसिटीज, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू देयर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। आप इसे स्फेयर मान सकते हो, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 4/3 पाई r क्यूब। तो हम ये देख सकते हैं कि जिसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा उसकी डेंसिटी जो है कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इनिशियली इंक्रीज हो रही है, राइट, एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है, क्लियर है भाई। अगेन, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आप यहाँ पे ये मत सोचेंगे कोई फिक्स्ड ऑर्डर है, बट यार ठीक है, अक्रॉस जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो साइज है वो थोड़ा एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है, राइट, तो डेंसिटी जो है इंक्रीज होती जा रही है। फिर उसके बाद फिर से वैसे जैसे रेडियस में वेरिएशन आई है वैसे ही फॉल होने लग गया। अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड सीरीज के नियरली हमने देखा सेम रेडियस थे, ठीक है, तो सेम एटॉमिक वॉल्यूम हुई। द मच हैवियर थर्ड सीरीज एलिमेंट हैव अनयूजुअली हाई डेंसिटीज, ठीक है भाई, तो थर्ड सीरीज वाले हैं उनके बहुत ही ज्यादा डेंसिटी है, क्योंकि उस हिसाब से वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं, ठीक है, उस हिसाब से जब डाउन द ग्रुप गए तो नीचे वॉल्यूम तो उस हिसाब से बढ़ा नहीं, रेडियस तो सेकंड सीरीज का ही रह गया, लेकिन मास तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है भाई। यस, त्रिशा, के Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर से भाई यहीं पे भाई देखो, जब थर्ड सीरीज में गए तो रेडियस तो सेम ही रह गए, यहाँ पे सेम ही रह गए, तो वॉल्यूम्स तो वैसी ही रहेगी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मास मास तो भैया इंक्रीज ही करेगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड द डेंसेस्ट एलिमेंट, ठीक है, 22.6 ग्राम पर ml। तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, उससे 22-23 गुना अधिक है भाई, बहुत ज्यादा है भाई। आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, फिर से आयनाइजेशन एनर्जीज, दे जनरली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो दे आर सम इरेगुलरिटीज,
ठीक है, इरेगुलरिटीज होंगी होंगी भाई यहाँ पे, एज इंडिकेटेड इन टेबल 20.1. ठीक है. So the general trend correlates with an increase in effective nuclear charge and a decrease in atomic radius. ठीक है भाई, effective nuclear charge बढ़ता जाएगा, atomic radius कम होता जाएगा, तो attraction ज्यादा होगा, हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है. टेबल 20.2 यहाँ पे ये रहा. यहाँ पे भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप देख सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, राइट. ठीक है. मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे रखे हुए हैं. ठीक है, पहली चीज तो ये. तो नोट दैट these potentials are the negative of the corresponding standard reduction potential, है ना, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया. ठीक है. Except for copper, the E naught values are positive, which means that the solid metal is oxidized to its aqueous cation more readily than the H2 gas is oxidized to H plus. ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको. ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन दोनों में कंपटीशन है, तो मेटल के लिए ई नॉट पॉजिटिव है, तो उसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव है, यानी वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है. ठीक है, आराम से हो गया है वो. ठीक है. प्रोडक्ट इज M3+ फॉर स्कैंडियम. हमने बात देखा है कि स्कैंडियम 2+ नहीं दे रहा है. In other words, the first series metals except for copper are stronger reducing agent than H2 gas, and therefore be oxidized by the H plus ion in acids like this. तो मतलब यहाँ पे अगर आप एसिड से ट्रीट करोगे तो हमारे पास ये रिएक्शन चलेगा. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कॉपर, राइट. एक्सेप्शन इसका कॉपर है, ये चलेगा, राइट. ये क्लियर है सबको, ये क्यों चलेगा त्रिशा, क्लियर है ये, Yes, sir. है ना. मेटल जो है प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, के क्लियर है ये. Yes, sir. ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर requires a stronger oxidizing agent such as nitric acid. फिर से वही डेल्टा जी नॉट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और डेल्टा जी नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव है. ठीक है. तो स्टैंडर्ड oxidation potential and reduction potential, it's a composite property that depends on delta G naught for sublimation of the metal. पहले तो भैया गैशियस मेटल आयन बनेगा वो, फिर वो पहले तो गैशियस मेटल में ही जाएगा, फिर मेटल आयन बनेगा, और उसके बाद फिर वो वाटर से रिएक्ट करके जो भी एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसे फिर हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं. तो दो तीन फैक्टर आते हैं. तो अगेन E naught values correlate with the general trend in the ionization energy. Ease of the oxidation of the metal decreases as ionization energy increases across the transition metal. जैसे जैसे ionization energy increase हो रही है, metal भी, ठीक है, oxidation of the metal also decreases. इतने आराम से वो भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ही है कि लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स, राइट. आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो इट्स द सेम ट्रेंड. ठीक है, जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड will reduce. Thus the so-called early transition metals, they are oxidized most easily and are the strongest reducing agent. ठीक है, लेफ्ट साइड वाले. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन. अभी तक हमने देखा है जब भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या ग्रुप 3 की भी बात हो रही है एलिमेंट्स की, तो इनकी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. स्पेशली ग्रुप 1 ग्रुप 2 की तो होती है. ठीक है, एल्यूमिनियम. लेकिन ट्रांजिशन वाले क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. ठीक है, हैव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच आर लेस देन देयर ग्रुप नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंगनीज है +2, यहाँ पे +3, +4 एंड +6 एंड +7. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच अलाउ देम टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, और अब यहाँ पे ये सब जो रिएक्शंस हैं ये हमें ध्यान में रखना है.
फिर से भाई यहाँ पे देख रहे हो MnO4 माइनस, ये तो काफी फेमस है पर्पल, MnO4 2 माइनस, MnO2 ब्लैक, ये देखो, है ना, कितने सुंदर है ये भी, वाह, नाइस। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम की, सॉरी मैंगनीज की, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर पीरियोडिक ग्रुप नंबर, जैसा कि हम बात करते रहते हैं, बट द ग्रुप यहाँ पे जब 8B शुरू हो गया है, यहाँ पे आयरन कोबाल्ट निकल, दे हैव अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन देयर ग्रुप नंबर, ठीक है। तो Mn के बाद से फिर वो अपना हाईएस्ट अचीव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ Mn है जो कि अचीव कर पाता है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद वो अपने ग्रुप नंबर से नीचे ही रह रहे हैं, देखो, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। ऑल द फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म अ 2+ cation corresponding to a loss of 2 4s valence electrons, because the 3D and 4s orbitals have similar energy. Loss of a 3D electron is also possible, giving 3+ cations such as this, ठीक है। फिर से वही बात है कि एक और ज्यादा एनर्जी चाहिए जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन वो आराम से कंपनसेट हो जा रहा है, क्योंकि जब वही मेटल कैटायन M3+, ठीक है, इससे रिएक्ट कर रहा है, तो there's a large amount of energy which is released, ठीक है। Still higher oxidation states result from loss or sharing of additional d electrons, ठीक है भाई। और क्या था यहाँ पे important? In their highest oxidation state, the transition metals are combined with the most electronegative elements, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तभी अचीव हो पा रही है जब वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ है, जैसे हमने देखा MnO4 माइनस, यहाँ पे वेनेडियम VF5 या V2O5, क्रोमियम देख रहे हो ना, क्रोमेट आयन या डाइक्रोमेट आयन, या मैंगनीज MnO4 माइनस, ठीक है। Highest oxidation state for the 3B to 7B is the group number corresponding to the loss or sharing of all the valence s and d electrons. For the group 8B transition metals, though, loss or sharing of all the valence electron is energetically prohibited because of the increasing value of Z effective. अब यहाँ पे Z effective इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पा रहे हैं। Consequently, only lower oxidation states are accessible for these transition metals, जैसे आयरन के लिए +6 ही है और यहाँ पे कोबाल्ट के लिए +3 है। Even these species have a great tendency to be reduced to still lower oxidation states. For example, the aqueous cobalt 3 plus ion is unstable. क्यों? क्योंकि ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ठीक है, O2 में, ठीक है। हाँ, और ये जो है मतलब पहले ही लोअर है और ये फिर से और भी लोअर में चले जा रहे हैं, ठीक, ये है मेन चीज यहाँ पे। तो यही है कि देख ही रहे हो यहाँ पे कोबाल्ट को, निकल को देखो, है ना, +2 में ही है, कॉपर +1 +2, जिंक +2, ठीक है। सिर्फ आयरन ही है जो +6 में दिख रहा है आपको, वैसे वो +2 और +3 में है। ओके, in general, ions that have the transitional atom in a high oxidation state, it is a good oxidizing agent, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं जब भी मैंने बैलेंसिंग करवाई है, ठीक है, डाइक्रोमेट और MnO4 माइनस को लेके हमने किया है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इनकी अलग से रिएक्शंस हैं, ठीक है।
जो कि हम पढ़ाते हैं, पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, एनसीईआरटी में और यहाँ पे भी, ठीक है। सो और इनमें इतने सारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वैसे देखो, ठीक है। सो दे आर वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Conversely, early transition metal ions with the metal in low oxidation state, they are good reducing agent. For example, V2 plus Cr2 plus, they are good reducing agents, है ना, क्योंकि they have a more probability or a tendency to go into a higher oxidation number. तो ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, इसलिए they will act as reducing agent. Divalent ions of the later transition metals on the right side of the D block, such as cobalt 2 plus, ये सारे के सारे, they are poor reducing agents. क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन इनकी, हमने बताया कि इनकी कोई इनको इच्छा नहीं है ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है, राइट, बिकॉज ऑफ द हायर न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड इफेक्टिव हायर हो गया, और इनका ये +2 में ही रहते हैं, ठीक है, कॉपर +1 में भी मिल जाता है आपको, बट निकल और जिंक तो, ठीक है, अभी अभी हमने देखा, तो ये जब ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएंगे तो ये रिड्यूस भी नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बोल दिया कि वेनेडियम 2 प्लस और क्रोमियम 2 प्लस जो है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 प्लस कहीं कहीं पे भी देखोगे तो उसे बोल दोगे कि यहाँ पे ये फर्दर हायर ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, एंड इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल नॉट, राइट, ठीक है। स्पेशली कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक जो कि राइट हैंड साइड वाले हैं, वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आई थिंक यू, ठीक है, फिर से ये होमवर्क लिख रहा हूँ मैं इसको, आपके पास है, आप सॉल्यूशन कर लेना बच्चों, ये है फिर से, ठीक है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे ये रिएक्शन है ना, ये एकदम मतलब सोते जागते आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये हमने अपने टाइम में मगे थे। ये देखो भाई, स्कल्पचर बनाया हुआ है, हेराक्लेस इन इथाका बाय जेसन स्ले, क्रोमियम प्लेटेड, ओके, नाइस। अब यहां से देखते हैं, ठीक है, क्रोमा मींस कलर, राइट, क्रोमाइट, और ये है फॉर्मूला FeCr2O4, बट FeCr2O4 असली में कैसे है, FeO एंड Cr2O3 का मिक्सचर है वो, इस चीज को ध्यान में रखना। रिडक्शन ऑफ क्रोमाइट विद कार्बन गिव्स द एलॉय फेरोक्रोम which is used to make stainless steel, ठीक है, इट्स अ हार्ड corrosion resistant steel, देख ही रहे हो, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में चला गया और इसको रिड्यूस कर दिया रिस्पेक्टिव मेटल्स में। प्योर क्रोमियम इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग chromium 3 oxides with aluminium, ठीक है, aluminium has a high affinity for oxygen, ठीक है, thermite reaction, ठीक है, तो तुरंत मतलब कहीं पे भी एल्यूमिनियम को मिल जाएगा ऑक्सीजन, वो तुरंत पकड़ लेगा, देखो इसने यही किया है, ठीक है। सो अगेन मतलब, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब कि ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, मतलब चलो मैं इसको ऐसे कर ही देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक, chromium is used with attractive protective coating, ठीक है, it is hard lustrous, takes a high polish, resist to corrosion, ठीक है, resist to corrosion because an invisible microscopic film of chromium 3 oxide shields the surface from further oxidation. The same phenomena happens with aluminium also. Al2O3 बन जाता है और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन को वो रेजिस्ट करती है वो फिल्म, ठीक है, क्योंकि वो वहां से फिर वो फर्दर एल्यूमिनियम पे नहीं पहुंच पाएगी, यहाँ फर्दर क्रोमियम पे वो नहीं पहुंच पाएगी। Aqueous solution chemistry of chromium can be systematized according to its oxidation state and species that exist under acid and basic condition। अभी देखेंगे इसको थोड़ा, ठीक है, common oxidation state है +2 +3 +6 and +3 is the most stable, ये ठीक है भाई। chromium metal reacts with aqueous acids in the absence of oxygen to give Cr2 plus aqueous, okay।
The beautiful blue chromium 2 chromos ion in which Cr2 plus is bound to 6 water, यहाँ अच्छा फिगर है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी एयर में क्रोमियम मेटल yields chromium 3 plus, ठीक है, because it is rapidly oxidized by atmospheric oxygen, ठीक है यहाँ तक, ठीक। और ये Cr2 प्लस एक्वस मतलब ऐसे करके नहीं है, है ना, इट इज ऑक्टाहेड्रल, ये रहा। ये रहा एसिडिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेरी 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 इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बारी पूछा गया बच्चों, ये बहुत बार, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन में। Cr2 प्लस है, क्रोमियम आयन, क्रोमस आयन ब्लू, Cr3 प्लस वायलेट, डाइक्रोमेट ऑरेंज, ठीक है। तो Cr2 प्लस Cr3 प्लस में चला जाता है और Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस में चला जाता है। एरो से आपको पता चल ही रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है देखो, वो एसिडिक सॉल्यूशन में क्रोमियम 2 प्लस एक्वस है, क्रोमियम 3 प्लस एक्वस है, और +6 में Cr2O7 2 माइनस की फॉर्म में है। बेसिक जब है तो बेसिक फॉर्म में क्या है, क्रोमियम 2 प्लस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, 2OH-2 प्लस के साथ बेसिकली उसने क्या किया है, ये बना दिया है, राइट, ठीक है। तो दिस हैज प्रेसिपिटेटेड, बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट हो गया है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस बेसिक मीडियम है, तो ये बन गया, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऐसा नहीं हो रहा है, ऊपर में वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। 6, ये देखो, ये जो है Cr H2O6 3 प्लस, ठीक है, ये, और ये क्रोमियम 2 प्लस जो अभी अभी हमने बताया, ये देखो ब्लू। और बी में जब एनायंस रिप्लेस करने लग जा रहे हैं उसे Cl से, थोड़ा सा कलर उसका चेंज होने लग जा रहा है, पर यहाँ पे ये पूरा ब्लू है क्रोमियम 2 प्लस वाला, ठीक है। आते हैं इस पे थोड़ा फिर से अभी ऊपर ही रखते हैं। क्रोमियम 3 प्लस में भी देखो, इट इज अगेन एग्जिस्टिंग एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, CrOH होल थ्राइस, ठीक है। और वो फिर से रिएक्ट कर जाएगा, एक और HO माइनस ले लेगा, ठीक है, CrOH4 माइनस, अब ये एक्वस में चला गया, ठीक है, एक चीज ये ध्यान में रखना। और CrO4 2 माइनस आयन भी, तो जब वो आयंस में होंगे तो एक्वस है, और जब वो न्यूट्रल कंपाउंड बन गए जैसे बेसिक सॉल्यूशन में, एसिडिक में तो सारे ही एक्वस ही हैं, ठीक है। सिर्फ बेसिक में क्रोमियम 2 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस हैं जो कि प्रेसिपिटेट आपको दे दे रहे हैं। Chromium 3 plus ion is violet. Chromium 3 plus solutions are often green because anion replaces some of the bound water molecules to give green complex ions such as these, ठीक है। वाटर को हटाते जा रहे हैं और उसकी जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है। शुरू में क्या था इसमें, क्रोमियम H2O3 प्लस में, अब एक H2O की जगह पे Cl- आ जाएगा तो देखो चार्ज भी कम हो जाएगा, 2 आ जाएंगे तो और चार्ज कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। क्रोमियम H2O6 3 प्लस है, ऐसे करके, प्लस इसमें अब एक Cl- है, तो Cl-
एक्चुअली में तो हमें ये इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही बनाना चाहिए था, बना ही देता हूँ मैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, वो एक ही एंटिटी है बेसिकली यार। अब जब ये आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा H2O, अब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एनाइंस रिप्लेस सम ऑफ द बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये अभी हमने बता ही दिया, ठीक है, और ये क्रोमियम 2+ के लिए, क्रोमियम 3+ के लिए इट दैट इज वायलेट, और रिएक्शन ऑफ क्रोमियम metal with 6 molar H2SO4 in the absence of air gives ये, ठीक है, और 6 molar HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्रोमियम 3+ स्पीशीज, तो यहाँ पे क्रोमियम 2+ एब्सेंस ऑफ एयर है, और ये तो ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है भाई, बबल्स ऑफ H2 गैस एंड ब्लू क्रोमियम 2+, रिएक्शन ऑफ क्रोमियम मेटल 6 मोलर HCl के साथ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्रोमियम 3+, प्रेजेंस ऑफ एयर में ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है क्रोमियम 2+ टू क्रोमियम 3+। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन बेसिक सॉल्यूशन क्रोमियम 3+ precipitate as chromium 3 hydroxide and a pale green solid that dissolves both in acids and in excess base। तो एसिड में ये एसिड डिसॉल्व हो रहा है, एक्सेस बेस में ये एसिड डिसॉल्व हो रहा है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही एक्वस हो गया। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ एन एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो chromium 3 hydroxide is an amphoteric hydroxide। In contrast to this behavior, chromium 2 is a typical basic hydroxide, ठीक है, chromium 6 compound, it's a stronger acid, ठीक है, H2CrO4 chromium +6 है, ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, राइट। ये सारे रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है, एम्फोटेरिक बिहेवियर, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीज polarity of OH bond which increase in turn increases with increase on oxidation number, ठीक है, उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव आता जाएगा उतना H पे डेल्टा प्लस करता जाएगा, तो यही हो रहा है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ हैज प्रोटॉन डोनर, इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन स्पीशीज आर द येलो क्रोमेट आयन CrO4 2- एंड द ऑरेंज डाइक्रोमेट आयन, बता नहीं सकता मैं तुम्हें ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, बहुत बारी पूछा गया है ये, ठीक है, तो इसकी ज्यादा टेंडेंसी आप देख ही सकते हो इस इक्विलिब्रियम की है डाइक्रोमेट की तरफ, ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या बनना चाह रहा है CrO4 2- डाइक्रोमेट, तो बेसिक मीडियम में वो उल्टा होगा, ठीक है, बेसिक मीडियम में Cr2O7 2- ब्रेक हो जाएगा CrO4 2- में, because the equilibrium constant is about 10 to power 14, CrO4 2- ions predominate in basic solution and Cr2O7 2- ions predominate in acidic solution, clear है भाई। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, और ये देखो भाई, यही उसी को ऑन एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है, बार बार ये पूछते रहते हैं भाई, ये देखो ये ऐसे करके होगा, फिर जैसे मैंने इस वाले में Cr2O7 2- में मैं बेस ऐड करूंगा वो फिर से ब्रेक हो जाएगा और CrO4 2- में टर्न हो जाएगा, ठीक है, CrO4 2- येलो है जो कि ऑरेंज हो जा रहा है, देखो कितने सुंदर फोटो है, वाह, ये भी ये भी अच्छे सुंदर है।
नाइस। ठीक है, तो ये है यहाँ। ठीक है बच्चों, ये फिर से और रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि मैं बहुत ही आपको स्टेप्स में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्टेप्स में जितना जितना आपको लगे कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उतना उतना करते जाएं। बट आई थिंक अगर आप कहीं और से ना करें तो यहाँ से तो यार ये वाले तो याद कर ही लें भाई। ठीक है, फिर से वही है यार, CrO4 2 माइनस टेट्राहेड्रल है एंड इट हैज अ स्ट्रक्चर जिसमें ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, और क्रोमियम को देखोगे तो वही है sp3। इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, हमने कितनी बार ये देख ही रखा है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम देखते रहते हैं K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करे जा रहे हैं, KMnO4 से ऑक्सीडाइज हम करे जा रहे हैं चीजों को, राइट। एंड दीज आर दिस रिएक्शंस। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में CrO4 2 माइनस इज द प्रेडोमिनेंट स्पीशीज, याद रखना बार बार। क्रोमियम 6 इज अ मच वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बेसिक में उतना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, देख ही सकते हो इसके E0 में। ठीक है, दिस रिएक्शन इज E0 इसका नेगेटिव है, इट इज मच 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 लेस टेंडेंसी टू गो in the forward direction. Chromium 6 compounds must be handled with care because they are toxic and known to cause cancer. फिर ये आयरन आया है अपने पास, ये देखो कैसे करके है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वाह ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, ये रहा आयरन। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम हेमाटाइट Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट बाय रिडक्शन विद कॉक इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है भाई, आयरन इज न्यूमरस बायोमोलिक्यूल्स में 4 ग्राम आयरन होता है भाई, और 65% इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दिस। ठीक है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, बोलते रहते हैं आयरन कम हो गया, आयरन कम हो गया। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन आर +2 एंड +3, फेरस एंड फेरिक। दोनों रिएक्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर with an acid such as HCl which lacks an oxidizing anion. The product is Fe2+। Fe2+ में देखो ये फिर से है ना, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने इसे कोऑर्डिनेट करा हुआ है। आप देख रहे हो ऑक्टाहेड्रल कितना कॉमन है। अभी क्रोमियम 2+ में भी वैसे ही ऑक्टाहेड्रल था, आयरन 2+ में भी ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, प्रोडक्ट इज दिस लाइट ग्रीन। ओके, तो ये है कहानी यहाँ तक की। सो oxidation stops at the iron 2 stage because the standard potential for oxidation of the iron 2 ion is negative। अगर iron 2 को iron 3+ में जाना है तो आप देख सकते हो E0 is negative, तो यहाँ पे इसलिए रुक जा रहा है। In air the iron 2 is slowly oxidized by this to this। ठीक है, ये है E0 इसके लिए। When iron is treated with an acid that has an oxidizing anion, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, तो आयरन +3 में जाता है। HCl के साथ +2 में ही रुक जाता है क्योंकि Cl- इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि Cl- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब होगा जब वो खुद रिड्यूस होगा, और Cl जो है वो ऑलरेडी अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Cl जो है इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। HNO3 में NO3- है तो वो इट इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट कैन बी रिड्यूस्ड इटसेल्फ, तो इट कैन फर्दर ऑक्सीडाइज। और ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Fe NO3- Fe3+NO में जाता है ये। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही बारी आपसे पूछा गया है ये। फिर ये हमने नियरली अबाउट राइट दिस। ठीक है, करोजन में भी इसी तरह का एक रिएक्शन देखा था हमने। सो Fe3+, दिस इज द, ठीक है, दिस इज फेयरली सिंपल, very insoluble, it is formed, it forms as soon as the pH rises above pH 2। वाओ, ठीक है, तो मतलब ये इतना हाई है इसका कि लिखा तो हमने 3HO- है, बट
इसको इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए OH माइनस की कि ये भका भक बना ही जा रहा है अभी। ठीक है, KSP देख रहे हो इसका 2.6 इंटू 10⁻⁻39 है। वाह, है ना? तो रिवर्स है तो तुरंत एकदम बन जाएगा भाई, है ना? जरा सा एसिडिक मीडियम आते ही तो ये होता जाएगा। नाइस। ठीक है भाई, बेसिक मीडियम है, मतलब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड नहीं जा रही है, राइट ना? KSP का मतलब है कि ये वाली रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ नहीं जा रही है, इसकी ज्यादा टेंडेंसी पीछे की तरफ ही है। ठीक है, इट इज सो इनसॉल्युबल, राइट? घुलता ही नहीं है बेसिकली। वाह, ओके। ठीक है भाई, red brown rust stains that you have seen in sinks and bathtubs are due to the oxidation of iron 2 plus aqueous in hard water. FeOH3 is not appreciably amphoteric. It dissolves in acid but not in excess base. Copper, a reddish metal, is a very rare metal. इतना ही है भाई, ओके। इसके भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फाइड्स सच एज chalcopyrite, ये। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेस में कॉपर सल्फाइड को पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे आयरन से। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, ये भी हमने थोड़ा इसके लिए भी मैं कहीं कहीं से निकाल रहा हूँ चीजें। ये ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत बारी पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है और सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ना, करोजन रेजिस्टेंट वायरिंग। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले जो बता रहा था मैं। कॉपर सिल्वर की हाईएस्ट है और उसके बाद कॉपर इज अ क्लोज सेकंड। सिल्वर महंगा है, कॉपर से आप काम करते हो इलेक्ट्रिक वायरिंग। इट इज ऑल्सो यूज इन कॉइन्स और ये सब बिकॉज ऑफ द रिलेटिव हाई कॉस्ट ऑफ कॉपर। रिलेटिवली, ठीक है, एब्सोल्युटली नहीं। US कॉपर पेन इज ओनली 2.5% कॉपर। 1837, ठीक है। It is interesting to note that it costs more than a penny to make a penny. ठीक, and Canada's recent decision to eliminate the penny is expected to save about 11 million USD per year. Anyways, ठीक है भाई, अब फिर से यहाँ से important है चीजें। Copper is oxidized on prolonged exposure to O2, CO2 and water in moist air, forming basic copper to carbonate. ये subsequent reaction with this, it forms this. तो ये पहली ये reaction very important, ये भी कर लेना। ठीक। फिर ये कॉपर की रिएक्शंस हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये NO तक जाता है। ये यहाँ तक याद रख लेना। ठीक है, कॉपर प्लस आयन कैन डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये रहा इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है IIT में। See how large is the equilibrium constant for it going forward, right? That is to say, disproportionation के लिए कितना इसका tendency high है, right? This is something, yeah. ठीक है भाई, आज के लिए यही है, यहीं तक छोड़ देते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये रहा statues made of copper on bronze turn green क्योंकि copper is oxidized in moist air to form the पैटाइन, ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई यहाँ तक। तो फिर से वही है कि जितना ये सब है यार, हम बार बार ही इनको देख रहे हैं। ठीक है, बार बार इतनी रिएक्शंस, ठीक है,
these are very minimum, ठीक है। हमारे पास और भी हैं, अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारा आपके पास, ठीक है, लेकिन उससे कोई यूज नहीं होने वाला है। तो पहले मैंने आपको एक सेट दिया है, उस सेट से कर लेना, ठीक है, उसमें बहुत ही मिनिमम है। फिर आप इस सेट पे आ जाना, इस सेट पे भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इस सेट में मतलब बेसिकली इन दो सेट्स को जो मैंने जो आपको दिए हैं वो आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 99% एनसीईआरटी कवर्ड है, ठीक है। तो चिक्का दुक्का होगा तो वो देख लेंगे, तो इन्हीं दो पोर्शन से कवर हो जाएगा, ठीक है आपके लिए। उसके बाद फिर मैं कुछ आपको एक क्वेश्चन बैंक जो है वो अभी कर रहा हूँ मैं उसे, ठीक है, तो वो अपलोड कर दूंगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, ऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए भी, ठीक है। फिजिकल के लिए भी मैं आपको और सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। पर देखो मेरी बार बार आप लोगों से यही है कि अगर आपको, राइट, स्टार्ट ऑलवेज विद, मैंने आपको बार बार ही बोला, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। दैट दे रियली हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। क्योंकि जैसे 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, अगर 40 साल के आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो यार 40 साल के बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक से चीजें बचती नहीं है, ठीक है। उसमें आपको वही थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ दाएं बाएं करके वही आप पूछते रहते हैं, आपने वो कर रखा है समझ के, तो आपका मोरलेस अच्छे से चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर देखते हैं। कल कल तो हमारा कुछ नहीं है, चलो भाई ठीक है, इसी को रिवाइज करो फिर, ठीक है, करके देखो। और यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड रीड, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यू कैन रीड दिस। 21 की बजाय आप 22 कर लेना, मेन ग्रुप, ठीक है। मेन ग्रुप में आप देख लो, ये जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस की ये सब रिएक्शंस है, ठीक है। ये फिर से वही P4O10 क्या बन रहा है, कैसे एसिड बन रहा है, ये देखो P4O6, P4O10 जो हमने फर्स्ट में भी डिस्कस किया है, ऑक्सीजन वाले ये कंपाउंड्स, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो, ठीक है, अपने नोट्स खोलो, ये सल्फर, ये देखो भाई क्राउन, ठीक है, ये आप देखोगे एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, सल्फर के चेन्स, ठीक है, सल्फर के पॉलीमर, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के क्लोराइड्स, और देख रहे हो बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक पेज, दो दो पेज, इतनी रिएक्शन है। नोबल गैसेस के लिए बहुत ही कम रिएक्शन है, देखो एक ये है और बस यहीं तक, ठीक है। नोबल गैसेस के लिए हमारे पास एनसीईआरटी में थोड़ी और रिएक्शंस है, ठीक है, हालांकि हमने प्रीवियस फर्स्ट नोट्स में कवर कर लिए। सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस एंड स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर है ये इनके आपके पास सॉल्यूशंस आंसर वगैरह हैं सब, तो आप देख सकते, ये देखो यहीं पे दिख गया मेरे को, तो ये देख रहे हो, ये P4O10, ठीक है। यही पूछ लेते हैं कितने POP बॉन्ड हैं, ये देखो फिर से पूछ लिया, ये देखो 4P डबल बॉन्ड, P4O6 में पूछ लेंगे, यही सब पूछते रहते हैं बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था कि जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है तो ग्रुप नंबर इंटू 5 हो जाएगा, तो 20HNO3 20NO2 आ जाएगा, तो तुरंत बैलेंसिंग हो जाएगी। तो जो जो आपको बताया जा रहा है पहले वो उतना तो तुरंत कर ही लो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। चलो भाई, टेक केयर एंड एंजॉय, ठीक है, खुश रहो, चलो बाय। Thank you, sir. ओके Thank you, बाय sir. बाय Thank you, बाय sir. बाय।